डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ। सिलेबस में क्या है अभी कि यूनिट नंबर 1 में हमारे पास है कि व्हाट इज सिक्योरिटी, टैक्स क्या होते हैं और वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, और फिर है हाईजैकिंग और डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं इसमें। तो जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे व्हाट इज थ्रेट, व्हाट इज अटैक, व्हाट इज वल्नरेबिलिटी। तो थ्रेट क्या होता है? थ्रेट का मतलब होता है कि अगर आप कोई सिक्योरिटी वायलेशन करता है, ठीक है, तो और उस सिक्योरिटी वायलेशन जब आप करते हैं तो आप क्या क्या परफॉर्म करते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें थ्रेट के अंदर आती हैं। ठीक है, और थ्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि आप वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। दैट इज व्हाट इज थ्रेट। तो आपको ये जो CSS वाला ये छोटा सा PDF है जिसके अंदर थ्रेट, टैग क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होता है, बग और बगी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फिर की लॉगर्स क्या होता है, मैन द मिडिल क्या होता है, हैकर्स कौन होते हैं, वाइट, ग्रे एंड ब्लैक हैट्स, फिर फिशिंग और बॉटनेट क्या होता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो 2 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कवर करना है। तो मैं इसको 2 मिनट में कवर कर देता हूँ, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हो मुझे बता दीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं अटैक की। अटैक का मतलब होता है एन असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब आप कोई 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 टूल यूज करके या वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके आप सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करते हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अटैक। वल्नरेबिलिटी क्या होता है? वल्नरेबिलिटी एक सिंपल, वल्नरेबिलिटी का मतलब वीकनेस। बस आप वीकनेस को एक्सप्लॉइट करते हो। बहुत तरह की वीकनेसेस होती है जिसमें बफर ओवरफ्लो एक वीकनेस है, आपका इंटीजर ओवरफ्लो एक वीकनेस है, और आपका स्ट्रिंग ओवरफ्लो एक वीकनेस, स्ट्रिंग एक वीकनेस है जो उसको फॉर्मेट स्ट्रिंग्स बोलते हैं, वो एक वीकनेस है। तो बहुत सारी वीकनेसेस हैं, आप वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करोगे, और जो वीकनेस अगर आपके सिस्टम में है तो इसका मतलब आपका सिस्टम वल्नरेबल, यानी आप वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस। ठीक है, तो अगर आप उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करोगे, तो अगर आप वीकनेस को एक्सप्लॉइट करोगे तो दैट बिकम्स सिस्टम बिकम्स वल्नरेबल। सॉफ्टवेयर बग क्या होता है? बग का मतलब होता है एक एरर, ठीक है, अ फ्लॉ और अ फॉल्ट। तो अगर आपके सिस्टम में कोई बग है तो वो एक वल्नरेबल बन सकता है सिस्टम, जिस वजह से आपका सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है। फिर आप बात करना है की लॉगर्स की। की लॉगर का मतलब होता है एक छोटा सा प्रोग्राम जो कि आपके की स्ट्रोक्स को मॉनिटर करता है। दैट इज व्हाट इज अ की लॉगर। मैन इन द मिडिल का मतलब है दो पार्टीज, जैसे से फॉर एग्जांपल एक आप है और एक सर्वर है। अब इन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, अगर उस कॉन्वर्सेशन को कोई तीसरा बंदा जस्ट इसके बीच में जो है आपकी अगर बातें सुन रहा हो, तो वो आपकी बातें को सुन के आपको उस पूरे प्रोसेस से हटाकर खुद इम्पर्सोनेट करेगा कि आप ही हैं जिससे वो बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन है जो। तो ये होता है मैन इन द मिडिल। मैन इन द मिडिल का मतलब होता है दो लोग हैं। ठीक है, दो लोग का मतलब हो गया एक आपका क्लाइंट यानी आप, और एक होगा आपका कोई भी सर्वर। ठीक है, जैसे गूगल। अब इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है, अगर कोई तीसरा बंदा आके सुन रहा हो, लाइक आपके आपका जो ट्रैफिक होता है वो राउटर्स के थ्रू जाता है, जैसे आपका वाईफाई राउटर। अब वाईफाई राउटर को कोई हैक करके, कोई भी अगर हैक कर लेगा तो आपके जो भी कॉन्वर्सेशन हो रही है उसको सुन सकता है। ठीक है, तो अब ये होता है मैन द मिडिल, यानी अब आप सर्वर यानी गूगल और आपके बीच में एक और बंदा आ गया है जो आपकी कॉन्वर्सेशन को सुन रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो जो थर्ड पर्सन है जो सुन रहा है मिडिल में, वो क्या करेगा, आपको इस पूरे प्रोसेस से हटा देगा, और वो थर्ड बंदा इम्पर्सोनेट करेगा कि आप ही हैं। मतलब वो थर्ड पर्सन वो
दूसरे को इम्पर्सोनेट करेगा। इम्पर्सोनेट समझते हो ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये होता है मैन द मिडल। ठीक है, ये होता है पैसिव अटैक। अब हैकर्स तो आपको पता ही है, हैकर्स मतलब जो कि स्किल्ड प्रोग्रामर्स हैं, जो कि जो वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करता है, चाहे वो पैसों के लिए हो, ठीक है, चाहे वो किसी और कोई भी और रीजन हो सकता है, तो वो हैकर्स कहलाते हैं। वाइट हैट हैकर्स वो होते हैं जो कि वो लोग होते हैं जिनको जो कि कंपनीज हायर करती हैं, और उन वो कंपनीज हायर करके फिर इन लोगों को बिठाती हैं कि आप हमारे सिस्टम को हैक करके देखो, अगर कोई वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करो हमारे सिस्टम को, वल्नरेबिलिटी को निकालो और फिर पैच करो। तो ये होता है वाइट हैट हैकर्स। ब्लैक हैट्स जो कि वो लोग होते हैं जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन फिर भी आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, वो होता है ब्लैक हैट हैकर्स। फिशिंग का मतलब होता है कि आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराना, ठीक है। इसको चुराने के बहुत सारे तरीके हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल तरीका इसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है कि को आपकी इंफॉर्मेशन को आपकी आपकी ही बातों से निकालना, ठीक है, इसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। आपकी सोशल जो वेबसाइट्स हैं, आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर, इन सारी इंफॉर्मेशन को वहां से चुरा के फिर वो ट्राई करता है। तो ये होते हैं, इसको बोलते हैं फिशिंग। और फिर आप बात करते हैं बॉटनेट्स। बॉटनेट्स क्या होते हैं? बॉटनेट्स एक तरीके का रोबोट्स होते हैं। ये रोबोट्स क्या काम करते हैं? ये रोबोट्स एक सॉफ्टवेयर होता है, मतलब रोबोट्स ये सॉफ्टवेयर है। अब इन सॉफ्टवेयर का काम क्या है? इस सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि आपके जितने भी मशीन हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उनमें वो ढूंढता रहता है इंफॉर्मेशन, और फिर अगर आप उन रोबोट्स को बोलते हो कि किसी पर्टिकुलर एक वेबसाइट पे चार्ज करें, चार्ज मतलब उसको उसको अटैक करें, तो वो पूरा जितने बॉट्स हैं वो सब उस पर्टिकुलर वेबसाइट को टारगेट करेंगे ताकि उससे हम इंफॉर्मेशन निकाल सकें, ठीक है। इसका सबसे बड़ा अटैक होता है डीडोस, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो ये आपका बॉटनेट्स करता है, ठीक है। तो आपको ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। इन 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 टर्म्स में कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ जल्दी। थ्रेट, अटैक, वल्नरेबिलिटी, सॉफ्टवेयर बग्स, कीलॉगर्स, मैन इन द मिडल, हैकर्स, फिशिंग एंड बॉटनेट्स। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। कीलॉगर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर है जो आप कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हो ना, वो टाइप जो की स्ट्रोक्स हैं उसको रिकॉर्ड कर लेता है। इसको रिकॉर्ड करके क्या फायदा होगा कि वो ये जो कीलॉगर्स का करते हैं, एक टाइम फ्रेम होता है, राइट। तो आपने कौन सी वेबसाइट कब खोली, उसमें आपने क्या की प्रेसेस किए, क्या की प्रेस करे, इससे आपको आपका पासवर्ड, आपका यूजर आईडी और बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो निकाल सकता है, ठीक है यशवीर? ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बाकी लोग नो सर। ठीक है। ये जो क्लास जो मैं ले रहा हूँ सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोग को फटाफट यूनिट नंबर 1 रिवाइज करा दूं, यूनिट नंबर 2 रिवाइज करा दूं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको पढ़ना है, ठीक है। तो प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। आई एम ऑल्सो गिविंग माई 100% ताकि आप पास हो जाओ। तो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे साइबर अटैक्स की। तो साइबर अटैक क्या होता है? साइबर मतलब जब हम बात करते हैं नेटवर्क की, नेटवर्क मतलब इंटरनेट। अब इस तरीके के अटैक्स जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर करने में काम आता है, चुराने में काम आता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराने में काम आता है, इनको बोलता है साइबर अटैक्स। सोशल इंजीनियरिंग जैसे मैंने अभी बताया,
सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? कोई बता सकता है व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग? अभी बताया था मैंने। बिल्कुल सही। सिर्फ यही नहीं, फिजिकली भी। फिजिकली भी मतलब जैसे से फॉर एग्जांपल आप आप हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग स्क्रिबल करते हैं। स्क्रिबल समझते हैं ना? मतलब एक पेपर पे नोट्स ले लिए, नोट्स लेने के बाद उसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया, नोट्स उतारने के बाद, टाइप करने के बाद कचरे के डब्बे में फेंक दिया। अब वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कचरे के डब्बे में चला गया, कचरे का डब्बा उठ के जाके चला जाएगा गार्बेज कंटेनर्स में, और वहां से वो कहीं चला जाता है, कहीं भी डंप में। तो वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती हैं, राइट? तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। इस तरीके के को बोला जाता है सोशल इंजीनियरिंग। सिर्फ सोशल नेटवर्क ही नहीं, फिजिकली भी आप ये सब काम कर सकते हैं। फिशिंग में बता चुका हूं। अब बात करते हैं फार्मिंग। फार्मिंग क्या होता है? फार्मिंग का काम बहुत सिंपल है कि आपका आपका जो अटैक है वो आपकी वेबसाइट को एक फेक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देता है, ठीक है? इसको बोला जाता है फार्मिंग। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस एक ऐसा कोड जो कि आपके इंफॉर्मेशन को करप्ट करने में काम आता है, खराब करने में काम आता है। वर्म्स वर्म्स क्या होते हैं? वर्म्स एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब अपने आप को ही कॉपी बनाते हैं। अपने आप की कॉपी बनाने का उनको क्या फायदा होता है? ज्यादातर वर्म्स क्या करते हैं? नेटवर्क पे अटैक करते हैं, ठीक है? तो नेटवर्क पे अटैक का मतलब कि आपके एक सिस्टम पे वर्म पहुंच गया, वो अपनी कॉपी बनाएगा, नेटवर्क पे छोड़ देगा, और वो नेटवर्क के थ्रू पैकेट्स के साथ ट्रैवल करके जितने भी सिस्टम्स है नेटवर्क पे, उनके पास चला जाएगा, और फिर वहां पे कॉपी बनाएगा, और फिर आगे ट्रांसफर होगा। इससे क्या होता है? इससे आपकी जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसके अंदर बॉटलनेक आ जाता है, ठीक है? तो ये वर्म्स आपके बॉटलनेक की तरह काम करते हैं, और बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हैं जिनको ये हार्नेस करता है। नेक्स्ट कम्स स्पाईवेयर। स्पाईवेयर आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराने में काम आता है। जैसे आपकी लोकेशन, आप एग्जैक्टली किस लोकेशन पर हैं, आपने कौन सी वेबसाइट खोली, और आपके कुकीज में क्या पड़ा हुआ है, वो सारा इंफॉर्मेशन आप स्पाईवेयर के थ्रू चुरा सकते हैं। ट्रोजन्स। ट्रोजन एक ऐसा मैलवेयर है जो आपका काम क्या करता है? आपके सिस्टम में बैठेगा नेटवर्क पर, और आपकी नेटवर्क की जितनी भी एक्टिविटी है उसको स्टडी करेगा, और नेटवर्क की एक्टिविटी को स्टडी करेगा, और ये क्या काम करेगा कि बाकी जो भी हैकर्स हैं उनके लिए एक रास्ता खोल देगा, ठीक है? ट्रोजन का काम क्या है? एक रास्ता खोल देना, बाकी अटैकर्स भी आपके सिस्टम में आके आपके सिस्टम को या आपके सिस्टम से कनेक्टेड जितने भी और सिस्टम हैं उनको अटैक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रोजन्स। ओके, अब बात करते हैं लॉजिक बॉम्ब्स। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है? ये एक ट्रिगर पे काम करता है। ट्रिगर का मतलब होता है इवेंट। आपने से फॉर एग्जांपल आपने एक इवेंट लिखा है कि रात को 12 बजे 24 तारीख को ऑटोमेटिकली जितनी भी फाइल्स हैं वो सब डिलीट हो जाए। तो इस तरीके के लॉजिक को बोला जाता है लॉजिक बॉम्ब। तो ये लॉजिक बॉम्ब ऐसे काम करते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक ऐसा तरीका है जो कि जिससे आप आपके जो विक्टिम का सिस्टम है उस सिस्टम को आप क्या करेंगे? आप इसको इनक्रिप्ट कर देंगे, पूरे सिस्टम को, जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी सिस्टम, जितना भी डेटा है उसको इनक्रिप्ट कर दोगे। इनक्रिप्ट करने के बाद क्या होगा? आप उससे पैसे मांगोगे कि आप अपनी इंफॉर्मेशन तभी देख पाओगे जब आप मुझे पैसा दोगे। तो कुछ साल पहले ये अटैक हुआ था जिसके अंदर आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको इनक्रिप्ट करके बिटकॉइंस में इन्होंने पैसे मांगे थे। ये रैंसमवेयर जब हैकर्स ने जो ये रैंसमवेयर डाला था। नेक्स्ट हम डिनायल ऑफ सर्विस और डिस्ट्रीब्यूट डिनायल ऑफ सर्विस। एक डिनायल ऑफ सर्विस होता है जब आप किसी भी एक सर्वर पे
उसकी सर्विस को डिनाई करता है, यानी वो सर्विस देना बंद कर देता है, उसको बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल का मतलब अब एक मशीन काम नहीं करेगी, हजारों मशीन काम करेगी एक ही को टारगेट करने के लिए, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ओके, नेट का अभी मैंने बॉटनी तो समझा चुका हूँ। आईपी स्पूफिंग का मतलब होता है कि आपका जो आईपी एड्रेस है आप उसको फेक बना दो ताकि आपका जो सिस्टम है ट्रैक ना हो पाए, ट्रेस ना हो पाए। ठीक है, आप इस तरीके को बोलते हैं स्पूफिंग, यानी आईपी स्पूफिंग। नेक्स्ट कम योर एसक्यूएल इंजेक्शन। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बताओ। साइबर अटैक सर ट्रोजन बता दीजिए एक बार सर। ट्रोजन, ठीक है, ट्रोजन्स देखो, आपने वो रोम की कहानी सुनी होगी जिसमें एक लकड़ी के घोड़े के अंदर जो लोग होते हैं उसमें सिपाही पहुंच जाते हैं और फिर उनके किले के अंदर चले जाते हैं। ट्रॉय सिटी में अटैक था। हाँ, अब आप ये देखो, रोमन्स गए थे ना अंदर, आप लोगों को ये एग्जैक्टली ध्यान नहीं, लेकिन शायद रोमन्स ही उसके अंदर घुस के गए थे ट्रॉय सिटी में, पता नहीं तो इतना याद भी नहीं। तो एग्जैक्टली ट्रोजन भी यही काम करता है, जैसे वो काम करता है वैसे ये काम करता है। यानी आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम में डाल दो ताकि बाकी अटैकर्स के लिए आसान रास्ता मिल जाए उस सिस्टम में घुसने का, उसके लिए यूज करते हैं ट्रोजन। ठीक है, ट्रोजन भेजने का एक सिंपल ट्रोजन भेजने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप या तो कोई फाइल भेजो, यानी इमेज फाइल, या कोई वीडियो, या कोई साउंड, या कोई वर्ड का फाइल जिसके अंदर ये वायरस एम्बेडेड हो। तो जब भी फाइल खुलेगी तो ऑटोमेटिकली ये रन हो जाएगा, और रन होते ही आपके सिस्टम में बैठ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ट्रोजन होता है। तो ये आपके कुछ टर्म्स थे, ये अब आपको समझ में आ गया। बात करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन की। एसक्यूएल इंजेक्शन एक तरीका है जिससे हम किसी भी एसक्यूएल इनेबल्ड सिस्टम के अंदर घुस सकते हैं विदाउट एनी नोइंग द एग्जैक्ट डेटा। यानी अगर हमारे पास डेटा भी नहीं है, एडमिन आईडी या पासवर्ड नहीं है, फिर भी हम सिस्टम के अंदर जा सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल एसक्यूएल क्वेरीज। और एसक्यूएल क्वेरीज आर समथिंग लाइक दिस। ओके, जैसे अगर एसक्यूएल इंजेक्शन कभी आपका आता है क्वेश्चन, तो आप उसमें क्या लिख सकते हैं? देखो, ये एक सिंपल सी क्वेरी है। सिंपल सी क्वेरी क्या है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। जितने भी कॉलम्स हैं उनको यूज करो फ्रॉम टेबल यूजर्स। उसके अंदर एक फील्ड है अकाउंट, एक है अकाउंट नंबर। ठीक है, अगर अकाउंट क्या याद है और आपको अकाउंट नंबर याद है, तो ये अगर ये दोनों ट्रू होंगे तभी आप इस क्वेरी को रन कर, ये आपकी क्वेरी रन होगी, अदरवाइज ये फेल हो जाएगी क्वेरी। लेकिन अगर सपोज करो इसको आपको फिर भी ट्रू करना है, तो आप क्या करोगे? ये इक्वेशन डालोगे। ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन को, और 1 = 1। और 1 = 1 से क्या होगा? चाहे आप यहां वैल्यू दो या ना दो, 1 = 1 हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, जैसे 1 = 1 ट्रू होगा तो उसका क्या फायदा होगा? आपका कंडीशन चाहे अकाउंट नंबर दो या ना दो, आपका फिर भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होते ही आप सिस्टम के अंदर घुस जाओगे। तो ये एक तरीका है, इसको बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। तो आपको इसमें क्या याद करना है? एसक्यूएल इंजेक्शन में पहली चीज क्या याद रखनी है? ये याद रखना है एसक्यूएल इंजेक्शन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के थ्रू होता है। ये डेटाबेस सर्वर्स या डेटाबेस इंजिन्स के ऊपर अटैक करने में काम आता है। इसमें हम लोग कौन सा क्वेरी यूज करते हैं? आप इस तरह की क्वेरी को याद रखिएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स where account is equal to या username is equal to something and password is equal to something। ठीक है, चाहे ये क्वेरी यूज करो या कोई क्वेरी यूज करो। और अटैक कैसे होता है? इस क्वेरी से। ठीक है, अगर आप ये वाली वैल्यूज दोगे तो इससे आप सिस्टम के अंदर घुस सकते हो। और रिजल्ट क्या होता है जब आप वैल्यू दे देते हो इसके अंदर? वो ये होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर अकाउंट इज एम्प्टी और वैल्यू 1 = 1। अब इस कंडीशन में देखो और आ गया, या तो ये कंडीशन ट्रू या ये कंडीशन ट्रू, लेकिन ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। ट्रू रहने पे पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, और जब पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो इसका मतलब ये कि आप सिस्टम के अंदर घुस सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द वेज बाय विच यू कैन एंटर इनटू द सिस्टम यूजिंग द एसक्यूएल क्वेरी।
ओके, नाउ कमिंग टू क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का काम क्या होता है कि आप ये जो स्क्रिप्ट यूज करते हैं ज्यादातर हम यूज करते हैं आपके वेब पेजेस के अंदर। तो आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को कैसे अटैक कर सकते हो और वहां से सारी इंफॉर्मेशन स्टील कर सकते हो, उसके लिए हम यूज करते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सएसएस अटैक्स यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स। इसके अंदर अटैकर इंजेक्ट्स अ पेलोड। पेलोड का मतलब होता है मलिशियस स्क्रिप्ट, और वो मलिशियस स्क्रिप्ट ज्यादातर जावास्क्रिप्ट होती है, क्योंकि इस पे वेब ब्राउजर्स पे और कोई स्क्रिप्ट रन नहीं कर सकती अदर देन जावास्क्रिप्ट। तो अब मैलिशियस जावास्क्रिप्ट यूज करके आप क्या करते हो, ब्राउजर की इंफॉर्मेशन, यूजर का इंफॉर्मेशन जो ब्राउजर में है, ब्राउजर की कुकीज या ब्राउजर की सेशन इंफॉर्मेशन, तो सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, दैट इज जावास्क्रिप्ट। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में हम लोग यूज करते हैं मैलिशियस जावास्क्रिप्ट, और कोई लैंग्वेज नहीं, सिर्फ मैलिशियस जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और हम यूज कर क्या करते हैं, देखो ये लिखा, नॉट ओनली स्टील द कुकीज बट कीस्ट्रोक्स, कैप्चर द स्क्रीनशॉट, डिस्कवर द कलेक्ट नेटवर्क इंफॉर्मेशन और बाकी सब विक्टिम की बहुत सारी इंफॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से यूज करते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इससे वो जो पेगासस सॉफ्टवेयर था वो ऐसा ही कुछ था क्या? पेगासस क्या करता था मुझे याद नहीं है। पेगासस तो मुझे जहां तक याद है वो कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर था जो कि सिस्टम में लोड होके उनकी सिस्टम की इंफॉर्मेशन को आगे भेजता था। ये सर किससे बात कर रहे हैं, मैसेज क्या कर रहे हैं किसी? एब्सोल्युटली, लेकिन ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग नहीं होती। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पे हम मेजरली जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, एक्सएसएस में जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए तो आपको एप्लीकेशन आपके सिस्टम में डालनी पड़ेगी बाय यूजिंग मैलिशियस वेज। तो ये एक तरीका है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? तो अभी तक हम लोगों ने कुछ पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 1 का यहां तक कर लिया है। ठीक है, वल्नरेबिलिटीज ये सब। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हाईजैकिंग की। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और फटाफट इसको बता देता हूँ। हाईजैकिंग क्या होती है? हाईजैकिंग आप समझते होंगे कि आपकी करंट जो सिस्टम है उसको अपने कंट्रोल में लेना को बोलता है हाईजैकिंग। दैट इज व्हाट इज द अटैकर्स गोल। ठीक है, अब इसको कैसे किया जा सकता है? इसके तरीके हैं, पहला है बफर ओवरफ्लो, दूसरा इंटीजर ओवरफ्लो, तीसरा है फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटी। तो ये 3 तरीकों से हम कंट्रोल हाईजैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इज द पॉइंट क्लियर? कंट्रोल हाईजैकिंग 3 तरीके से। ठीक है, बस आपको ये छोटा सा याद रखना है। कंट्रोल हाईजैकिंग अटैक क्या होता है? आप कंट्रोल ले लोगे आपके मशीन का। ठीक है, और ये कैसे पॉसिबल है? बाय यूजिंग एनी ऑफ दीज 3 अटैक्स और ऑल ऑफ दीज अटैक, मतलब जो भी आप करना चाहो। तो बफर ओवरफ्लो, इंटीजर ओवरफ्लो एंड फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटी। अब ज्यादा डिटेल में मैं सिर्फ उतना बताता हूं जितना आपको एग्जाम में काम आएगा। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज बफर ओवरफ्लो, ठीक है, उसके लिए आप ये डायग्राम याद कर लीजिएगा। डायग्राम क्या है? सबसे पहले आपका होगा ये बफर, यानी ये एक सिंपल सा कोड। अब इस सिंपल से कोड को मैं अभी समझा देता हूँ ताकि आपको एग्जाम तक याद है। आप एक सिंपल सा एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर आपने लिखा कैरेक्टर पॉइंटर। ठीक है, फिर एक बफर लेंगे, फिर आप स्ट्रिंग कॉपी करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रिंग आप इस बफर में कॉपी करोगे और फिर करोगे कुछ और, मतलब बाकी और बहुत सारे प्रोसीजर्स। अब ये जो पूरा कोड है वो मेमोरी के अंदर कैसे फिट होता है और कैसे हम बफर ओवरफ्लो करेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये जो आप यहां देख रहे हो ये है स्टैक। ठीक है, तो अब ये जो स्टैक है, स्टैक पे जैसे ही हम लोग आप कंपाइल करके आप रन करते हो कोड को, तो ये सारा का सारा कोड मेमोरी के अंदर जाता है 3 तरीके से।
अब ध्यान सुनेगा, ये तीन मेमोरी के तीन पोर्शन बन जाते हैं। पहला पोर्शन बन जाएगा आपका डेटा एरिया यानी डेटा सेगमेंट, यानी आपका जितना भी डेटा होगा वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो जितने भी वेरिएबल्स होंगे उस सबसे पहले स्टैक पॉइंटर के बाद जहाँ स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा उसके जस्ट नीचे या जस्ट ऊपर ये लिखा होगा, यानी जितने भी वेरिएबल्स आपके पूरे प्रोग्राम के अंदर है तो वो यहाँ डिफाइन होते हैं। ठीक है, ये है स्टैक फ्रेम पॉइंटर। स्टैक फ्रेम पॉइंटर वो पॉइंटर होता है जो कि आपके कोड को रेफर करता है। फिर आप बात करते हैं ये रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस का मतलब जब आपका कोड रन कर जाएगा तो रिटर्न कहाँ करना चाहिए, मतलब ये जो फंक्शन है, फंक्शन जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ से बाहर आएगा, बाहर आने के बाद उसको रिटर्न एड्रेस मिलना चाहिए, यानी कहाँ पे रिटर्न बैक करेगा। वो जो रिटर्न बैक आता है वो होता है ये रिटर्न एड्रेस। ठीक है, इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? हेलो बेटा, ठीक है, मैं बहुत क्रिस्प समझा रहा हूँ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ जितना आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत है। जब अगर बफर ओवरफ्लो आएगा या वल्नरेबिलिटीज आएगा या कंट्रोल हाईजैकिंग आएगा उसके अंदर आपको बफर ओवरफ्लो बताना होगा, तो आप ये बताओगे, एक सिंपल सा कोड लिखोगे, उसके अंदर ये चार्ट बना दोगे, और समझाना क्या है, समझाना सिर्फ एक चीज है कि अगर बफर को 128 से ऊपर ले जाते हैं, इसका मतलब ये कि अगर आपका स्ट्रिंग से फॉर एग्जाम्पल है 129 बाइट्स का, सिंपल सा है कि क्या हम, ध्यान सुनेगा मेरी बात, क्या वो 129 बाइट स्ट्रिंग हम बफर में कॉपी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या हम वो स्ट्रिंग बफर में कॉपी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या चेक नहीं हो रहा, लेंथ चेक नहीं हो रही। क्योंकि यहाँ लेंथ चेक नहीं हो रही तो क्या होगा, अब आप ये देखो, ये जो कैरेक्टर बफर है 129th बाइट यहां पे कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 2 बाइट का पॉइंटर है तो उसके हाफ ऑफ द पोर्शन पे आपका 129th बाइट कॉपी हो गई, और अगर आप एक काम और करोगे कि एक और बाइट यानी 2 बाइट्स कॉपी कर दो, यानी ये हो गया 130 बाइट का स्ट्रिंग, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा स्टैक फ्रेम पॉइंटर कॉपी हो जाएगा आपकी उन बाइट से। ठीक है, आप ये होता है बफर ओवरफ्लो। अब इसका हमको एज अटैकर क्या फायदा होगा, हमें अगर अपना वायरस को रन करना है तो हम इस 2 बाइट्स को स्किप कर दें। ठीक है, और अगर यहां पहुंच जाएं इस 2 बाइट्स एड्रेस पे, यानी 128 के बाद 129 130, ये हाफ हो गया, 129 130 2 बाइट्स कवर हो गए। अब हम पहुंच जाते हैं ऊपर इसके, यानी इस एरिया 131 और 132, यानी 131st बाइट एंड 132nd बाइट जो होगा वो होगा ये रिटर्न एड्रेस। ठीक है, अभी जो रिटर्न एड्रेस है, अभी जो आपका रिटर्न एड्रेस है, इस रिटर्न एड्रेस पे हम अपना अगर वायरस के कोड का एड्रेस डाल देंगे तो हमारा जो फंक्शन है जब यहाँ से रिटर्न करेगा तो सीधा हमारे वायरस के कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। ये अटैकर्स यूज करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज बफर ओवरफ्लोस। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, तो ये होगा बफर ओवरफ्लो। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं ज्यादा नीचे नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सारा डिटेल है, ये ठीक है, ये सारा डिटेल है कि रिटर्न एड्रेस में हमने एक नए प्रोग्राम को कॉल कर दिया। ठीक है, वो सारा डिटेल है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब आ जाते हैं अनसेफ। ये जो फंक्शंस आप देख रहे हो strcpy, strcat, getf, scanf, ये वो फंक्शंस है जो सेफ नहीं है, ये इनको बोलते हैं अनसेफ लाइब्रेरी फंक्शन। तो अब आते हैं और नीचे, अब बात करते हैं इंटीजर ओवरफ्लोज की। इंटीजर ओवरफ्लोज के बारे में बात करते हैं। इंटीजर ओवरफ्लो क्या काम करते हैं? इंटीजर ओवरफ्लो क्या होता है कि क्या आप आपके जो ओवरफ्लोज होते हैं, ओवरफ्लोज जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं एक इंटीजर का, तो क्या इंटीजर को ओवरफ्लो किया जा सकता है? ओवरफ्लो का मतलब कि आप उससे जितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, क्या उससे ज्यादा आप सेव कर सकते हैं?
नो सर। हाँ, नहीं कर सकते, लेकिन अगर करेंगे तो क्या होगा, वो एक्चुअली क्या होता है, अगर अगर आप इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो एक क्या बोलते हैं, जैसे 16 बिट की वैल्यू है, 16 बिट पे अगर अगर वैल्यू जाएगी सारी 11111111, यानी सारी 16 वैल्यू 16 बिट्स हो जाएंगी 111111, ये मैक्सिमम वैल्यू। अगर इसमें +1 करेंगे तो क्या होगा, एब्सोल्युटली ये सारी जीरो हो जाएंगी, यानी आपकी जो इंटीजर है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, इसी ओवरफ्लो को एक्सप्लॉइट किया जाता है, यानी आप यस अब यहाँ देखो, इसको मत समझो, मैं वो जो समझा रहा हूँ वो समझ लो कि आप इस ओवरफ्लो को यूज कर सकते हो टू कैसे इसको ओवरफ्लो को यूज कर सकते हो ताकि आप जो आपका एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन की वैल्यूज को रीसेट करने का, इससे आपकी वैल्यू रीसेट हो जाएंगी और आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाता है। अगर आप करके देखिएगा, ओवरफ्लो की प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आप जब भी किसी भी इंटीजर वैल्यूज की इंटीजर वेरिएबल के अंदर एक्स्ट्रा वैल्यू आप सेव करते हो तो वो रोटेट होना शुरू हो जाती है। तो ये जो एक्सप्लॉइट है, इस एक्सप्लॉइट से आप वैल्यूज को रीसेट करके आप जो वैल्यू चाहते हो वो करा सकते हो। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ये है, इसमें यही हो रहा है कि आपका दो बफर्स हैं, इन बफर की कुछ वैल्यू है। ठीक है, ये देखिए, ये एक बफर है, ये एक बफर है, राइट। एक है लेंथ 1 और लेंथ 2। आपने इन दोनों बफर्स की लेंथ को अपने यहाँ डाला हुआ है। हमारा क्या है कि हमें इसे कॉन्कैटिनेट करना है, तो हमने लेंथ 1 और लेंथ 2 इन दोनों की लेंथ को सम करके द वैल्यू इफ इट इज ग्रेटर देन 256 देन रिटर्न -1, कि अगर इसकी वैल्यू 256 से बढ़ जाती है तो आप कहोगे कि ये गलत है, यानी आप का जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग है वो 256 कैरेक्टर से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये इसमें ओवरफ्लो कैसे हो सकता है? ओवरफ्लो करने के लिए एक सिंपल तरीका क्या है, अब आप इसको करप्ट कैसे कर सकते हो, इस कोड को करप्ट करने के लिए आप इसके अंदर जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू वो आप नॉर्मल दे दो, और ये वाली वैल्यू इंटीजर, ध्यान रखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, इंटीजर के लास्ट जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो डाल दो। तो जब आप वो वैल्यू डालोगे तो क्या होगा, जब दोनों सम करेंगे, ठीक है, जब दोनों सम करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा 256 से कम हो जाएगी। समझ में आया कैसे? लेंथ 1 और लेंथ 2 को ऐड करोगे तो जो, क्योंकि ये वैल्यू रीसेट हो जाएगी, रीसेट करने से क्या होगा, ये वैल्यू 256 से भी कम हो जाएगी। तो जब ये 256 से कम हो जाएगी तो वो ये मेम कॉपी करना शुरू कर देगा, और जब मेम कॉपी करोगे तो ये बफर के लेंथ से आगे निकल जाएगा, एंड दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो इसको बोला था इंटीजर ओवरफ्लो। ये लास्ट है फॉर्मेट स्ट्रिंग प्रॉब्लम। सो फॉर्मेट स्ट्रिंग का काम क्या होता है कि आपका आपकी जो भी वैल्यू है उसको दिखाना मेमोरी के अंदर, ठीक है, स्क्रीन पे दिखाना, और वो जो भी मेमोरी के अंदर वैल्यू है वो उसको दिखा देता है। तो ये जो तरीका है, इससे आप क्या कर सकते हैं, एक रैंडम मेमोरी को आप रैंडम किसी पर्टिकुलर मेमोरी को पॉइंट करके आप उसकी सारी वैल्यूज को कैप्चर कर सकते हो। तो ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग का काम है, बस इतना ही है कि आप किसी भी रैंडम लोकेशन को जाके उसकी मेमोरी के कंटेंट्स को प्रिंट करा सकते हो। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट स्ट्रिंग प्रॉब्लम। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाते इसमें। अब इसको इससे बचाया कैसे जा सकता है, ये जितने भी हमने अभी ये तरीके देखे, इसको बचा सकता है इस तरीके से, कोवेरिटी और प्रीफास और प्रीफिक्स, ये कुछ ऑटोमेटेड टूल्स हैं जो कि आपके इन तरीके के प्रॉब्लम्स को, ओवरफ्लो वाले प्रॉब्लम्स को
स्टडी करके फिर आपको अलर्ट करते हैं या आपको वार्निंग देते हैं कि इस तरह का आपका कोड में प्रॉब्लम है, तो आप उसको करेक्ट करिए। तो उसके आपके पास ये दो तरीके हैं, स्टैगगार्ड, लिबसेफ, और बहुत सारे और तरीके हैं। तो इसमें ये जो दो तरीके हैं ये आपके काम आते हैं कंपाइलर्स के अंदर, ठीक है। इसे नहीं पढ़ेंगे, इसे भी नहीं पढ़ेंगे, इसे भी नहीं पढ़ेंगे, इसे भी नहीं करते। ओके, अब बात करते हैं स्टैगगार्ड, जो मैंने भी बताया था कि आपके ओवरफ्लो को कैसे चेक करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ यू कैन अवॉइड द ओवरफ्लो प्रॉब्लम, तो ओवरफ्लो प्रॉब्लम को स्टैगगार्ड कैसे अवॉइड करता है, उसको बाईपास करने के लिए क्या करता है, स्टैगगार्ड यूज करते हैं। तो वो यूज करता है कैनरी बिट। कैनरी बिट का मतलब, अगर आप, ये आपके लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल की अगर आप इसको स्टैगगार्ड यूज करते हैं तो ये आपके वेरिएबल्स हो गए, ये हो गया स्टैक फ्रेम पॉइंटर, इन दोनों के बीच में कैनरी बिट आ जाती है। तो अगर आप इससे आगे बढ़ोगे, मतलब यहाँ पे आओगे, तो कैनरी बिट को आप ओवरराइड करोगे। तो ये कैनरी बिट जैसे ओवरराइड होती है वैसे ही आपको स्टैगगार्ड एक्सेप्शन दे देता है। इससे आपका जो ओवरफ्लो वाला प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और कैनरीज दो तरह के होते हैं, रैंडम कैनरी और टर्मिनेटर कैनरी। ओके, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इसे। बस इतना ही पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो जितना मैंने बताया सिर्फ उतना पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया बेसिक, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट नंबर 1 खत्म। अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हमने मोर और लेस बहुत सारी चीजें पढ़ ली, इतना ही आएगा यूनिट नंबर 1 में, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेगा यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा है, इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज ज्यादा हैं। तो यूनिट नंबर 1 में इतना ही पढ़ेंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। पहले देखिए, व्हाट आर द रोल्स ऑफ साइफर एंड, नहीं क्रिप्टोग्राफी मैंने बताया नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये देखिए, vulnerabilities, ये discuss how vulnerabilities can be exploited in web applications। तो अभी हमने जो vulnerability पढ़ी, ठीक है, उनको आप यहाँ डाल सकते हो। vulnerability क्या होती है और उसको कैसे exploit कर सकते हैं। आधा पार्ट vulnerability का यहाँ पे मैंने भी आपको बता चुका हूँ। बस यूनिट नंबर 1 में ज्यादा पूछते नहीं है लोग। सर इसमें सर ये लिखना होगा सर, फिशिंग, फार्मिंग वगैरह? नहीं, जो मैंने अभी आपको तीनों बताए, एक अटैक, अच्छा, कंट्रोल हाईजैकिंग, करेक्ट, कंट्रोल हाईजैकिंग आएगा। पहले वल्नरेबिलिटी डेफिनेशन लिख देंगे, फिर कंट्रोल हाईजैकिंग के टेक्निक्स लिख देंगे। हाँ, और अभी आधा है, आधा हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा सर, ठीक है। ये देखो, एसक्यूएल इंजेक्शन, व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन, 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज वेब सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी क्या होता है। और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है, 5 नंबर का सवाल। तो इस तरीके से सवाल आएंगे। अब सबको समझ में आ गया ना कैसे करना है? यस सर। ठीक है, तो अब यूनिट नंबर 2 शुरू करें। सर इसमें वो था एरर 404 का, फेज 1 फेज 2। वो 404 एक्चुअली क्या है ना, 404 एरर के होता क्या है, 404 एरर मतलब रिसोर्स नॉट फाउंड। हाँ, तो उसमें ये लिखा हुआ है ना कि फेज 1 फेज 2 ये 2 दे रखे हैं।
सिलेबस में। एक मिनट। ये इंडिया पार्ट 1। हाँ, और फिर सेकंड यूनिट में पार्ट 2 दे रखा है। ऐसी सबकी जरूरत नहीं है, अच्छा, ये तो हिस्ट्री बताएंगे, हिस्ट्री की जरूरत नहीं है। ओके जी। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। ठीक है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तो मैं फटाफट